क्वालिटी एजुकेशन मेंटेन हो वहाँ पर। आज भी वहाँ के बच्चे इतने सिंसियर हैं, आज भी उन बच्चों को बड़े बड़े पैकेजेस पे जॉब मिलती है आज भी। यही नहीं, उन्होंने इन एजुकेशन सिस्टम के अलावा फार्मेसी प्रोफेशन को लीड करने के 4 बड़े बड़े बॉडीज बनाए, गवर्निंग बॉडीज बनाए। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि आपके सारे फार्मेसी कोर्सेज को आपको लागू करती है और आपकी उनकी देखरेख में सारा कोर्स चलता है। फार्मेसी के जितने भी टीचर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए उन्होंने APTI बनाया। एजुकेशन और फार्मेसी प्रोफेशन को इंडस्ट्री से कनेक्ट करने के लिए उन्होंने IPA बनाया और इन सबको मर्ज करके एक संस्था बनाई IPCA जो आपका IPC कराता है। तो 4 गवर्निंग बॉडी और 4 इंस्टीट्यूट, उनके 8 बड़े संस्थान हैं जो उन्होंने खुद से बना के इस प्रोफेशन को दिया, इस देश को दिया। इसलिए वो बहुत ही महान व्यक्तित्व के धनी हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे मल्टीपल टैलेंट थे, बहुत बड़े विचारक थे और उन्होंने एक क्रिएटिवनेस दिखाते हुए इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को दी। अब आपको देखना है कि इस छोटी सी उम्र में, जिस छोटी सी उम्र में उन्होंने वो प्रोफेशन की नींव रखने की सोच रखते थे, क्या आप उस छोटी सी उम्र में इस प्रोफेशन को बढ़ाने की सोच रखते हो? और वैसे भी ये प्रोफेशन अपने लिए नहीं है कि आप पढ़ लिए और आपको जॉब मिल गई, इतने भर के लिए नहीं है। ये प्रोफेशन सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए कि ताकि आप अच्छे रिसर्चर बनो, आप अच्छी दवाइयाँ बनाओ, उस दवाइयों से आप किसी मरीज को स्वस्थ करने में मदद करो। और आपको पता है ये प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें जब आप लोगों के लिए दवा बनाते हो, अब आपको तो नहीं पता कि आपने दवा बनाई तो कौन खा रहा है, लेकिन कोई खा रहा होगा और वो ठीक हो रहा होगा तो कितनी दुआएं देता है वो, और वो दुआएं सबको मिलती है, उस डॉक्टर को जिसने उसको प्रिस्क्राइब किया, जिसने उसको बनाया, जिसने उसकी क्वालिटी एश्योरेंस तय की, जिसने उसका स्टोरेज किया, जिसने उसको डिस्पेंस किया, वो सारी दुआएं सब में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो आप लोगों के पास इतने सारे ब्लेसिंग्स आते हैं, पैसा तो अपने आप कमा लेते हैं लोग। तो हमें ये तय करना होगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, वरना एक बहुत चिंता की बात है कि आप लोगों के हाथ में जहर है। सोचने वाली बात है जहर आपके हाथ में कि नहीं है? जहरीले हाथ हैं आपके। मानते हो आप ये बात? मानते हो ना? लेकिन अगर इस जहर को अगर आपने अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से, अपने बेहतर रिसर्च से, साइंटिफिक नॉलेज से अगर इसको आपने संतुलित नहीं किया तो ये लोगों की जान ले सकती है। इसलिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है। आप क्लासरूम में बैठे तो इसलिए पढ़ाई करें कि आपको जितना बेहतर थ्योरेटिकल नॉलेज होगा उतना बेहतर आप सर्व कर सकते हो। आप लैब में जाओ, उतनी ही सिंसियरिटी से अपना लैब करो ताकि आपको सही मात्रा में रिसर्च की जो प्राथमिक चरण होता है उससे आप अवगत हो सको कि आप बेहतर मेडिसिन बना सको। इस प्रकार से आपके जो भी काम है, आप लाइब्रेरी को इम्पोर्टेंस दो, पढ़ाई करो, जा करके लैब करो, क्लासरूम में अटेंड करो, टीचर्स के साथ आप उनके सिर्फ ना केवल थ्योरेटिकल नॉलेज दो बल्कि उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हो। इनके पास बहुत नॉलेज होता है, बहुत सारे नॉलेजेस रखते हैं ये लोग, इनसे सीखो, आप इनके व्यक्तित्व से सीखो। MS रॉक सर भी गुरु थे, ये भी गुरु है, ये सब एक ही जैसे हैं। हमारे साथ ये जितने लोग बैठे हैं ये सब निर्माण कर रहे हैं, ये सभी MS रॉक हैं। आपको इनसे सीखना होगा अपने लिए, इस समाज के लिए। आपको याद है कोविड में फार्मासिस्टों ने जो कंट्रीब्यूशन किया, कितना एप्रिसिएशन मिला, न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में डंका बजा। वर्ल्ड की फार्मेसी जैसे शब्द आपके लिए बोले गए। आपको पता है दुनिया में भारत तीसरे नंबर का सबसे बड़ा दवा विक्रेता देश है। 55 बिलियन का व्यापार है, 5 लाख करोड़। इसमें से कितना हिस्सा शेयर आपका हो सकता है भविष्य में, ये आपको आज ही तय करना पड़ेगा कि इसमें से कितना। और हर वर्ष 10% का ग्रोथ है। और इंडिया में दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है, IT सेक्टर के बाद फार्मास्यूटिकल सेक्टर दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। तो करियर की बात करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपको उस लायक बनना होगा कि आपको वो ऑप्शन मिले, आपको वो विकल्प मिले, आप किसी इंडस्ट्री लायक बन पाओ। इसलिए आपको नॉलेज की जरूरत है, उनको नहीं है जरूरत आपकी। आप उनके लायक बनो कि आपको वो ऑप्शन मिले। सुंदर पिचाई नाम सुना आप लोगों ने? कितनी सैलरी पता है एनुअली उनकी? 90 करोड़। अब आपको कोई पहले दिन 90 करोड़ देगा तभी आप ज्वाइन करोगे, तो कोई बात नहीं हुआ है ना? ये तो कोई बात नहीं हुई ना। अब 90 करोड़ तक पहुंचने में उनको जो भी 30-40 साल का अनुभव होगा उनका, तो पहले दिन तो हो सकता है 9,000 तनख्वाह हो। क्या बेटा, सही बात है ना? पहले दिन तो 9,000 तनख्वाह रही होगी, लेकिन करते 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 उस 20-30 साल में आज कितना है?
90 करोड़। किसी भी प्राइवेट संस्थान में सबसे अधिक पैसा, सबसे अधिक सैलरी कमाने वाला एक व्यक्ति अगर पूरी दुनिया में है तो वो सुंदर पिचाई है, 90 करोड़। फिर दूसरी तरफ बात करते हैं, इंडिया लौट के आते हैं। ये सन फार्मा के ओनर का नाम क्या था, सब भूल गया। हाँ, सिंघवी साहब था, क्या नाम? दिलीप सिंघवी। सन फार्मा सभी जानते होंगे, भारत की नहीं पूरी दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है हमारी, वो इंडिया की इंडस्ट्री है। उनके जो ओनर हैं दिलीप सिंघवी जी, उनके बारे में बताता हूँ। उनकी सैलरी पता है कितनी है एनुअली? बताओ, 1 रुपया। कितना? 1 रुपया। ये दोनों बातें मैंने पहले टाइम में क्यों बताई पता है? मायने ये नहीं लगता कि आपकी सैलरी कितनी है, मायने ये लगता है कि आप जॉब कर क्यों रहे हैं। बात समझ में आ रही है? मायने ये नहीं लगता कि सैलरी कितनी है, आपको मिल क्या रहा है बदले में, मायने ये है कि आपने किसको क्या दिया। इसलिए ये मत देखिए कि आपकी सैलरी कहीं 8,000 रुपया है या 10,000 रुपया है या क्या है। मात्र ये लगता है कि क्या आप उस जॉब के लायक थे, उस पद के लायक थे, उस जिम्मेदारी के लायक थे। घर से निकल करके आपने उस जिम्मेदारी को निभाया कि नहीं निभाया, उतना ज्ञान आप लेके गए थे कि नहीं गए थे। पढ़ाई इसलिए कीजिए आप, सैलरी पीछे पीछे अपने आप आती है। और उनका जो नेटवर्क है ना सन फार्मा का, उसमें से जो उनके नाम का शेयर होता है ना, वो हर साल हर महीना 3 करोड़ 44 लाख रुपये होता है, जिसमें से सिर्फ वो 1 रुपये लेते हैं, बाकी डोनेट कर लेते हैं। तो संतुष्टि आपकी किस व्यक्ति की संतुष्टि किस चीज़ में है ना, ये मायने रखता है कि वो कमाना क्या चाहता था। इसलिए कमाई कभी भी प्राथमिक नहीं हो सकती है, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन प्राथमिक होता है। इसलिए आप पढ़िए इसलिए कि आपको दूसरों के लिए काम करना है। ये क्योंकि मैं इस बातों पे इसलिए आपसे बात किया क्योंकि आज आप मुझे अच्छे लग रहे थे, सभी लोग बैठे थे सुबह काफ़ी फ्रेश थे। तो मुझे लगा कि ये बच्चे गाँव से हैं, अच्छे हैं। अगर मैं आज इनको इस तरह की बात बताऊंगा तो मुझे ये लालच था, पर्सनली मेरा ये इंटेंशन था, क्या पता कि इस भीड़ में से कल भी एक एमएल साहब और खड़े हो जाए, क्या पता कि दिलीप सिंह भी एक और हो इसकी भीड़ में, क्या पता एक सुंदर पिचाई यहाँ से और निकल जाए इस छतरपुर की धरती से। इसलिए अगर आप में से 10 बच्चा भी मेरी बात को सिंसियरली सुना होगा तो मैं संतुष्ट हूँ। सिर्फ 10%, 90% आप लोग इंजॉय करिए, डिग्री हाथ में आएगी। लेकिन वो 10% जिनको कुछ करना है, वो अगर इस बात को आत्मसात करते हैं, आज कमिट करते हैं कि मेरे को एमएस सर को जानना है डिटेल में, मुझे ये समझना है कि क्या प्रोफेशन की नींव क्या है, किस लिए प्रोफेशन को स्थापित किया गया भारत में, तो शायद ये यात्रा सफल है। शायद आज मैं आपसे जो इंटरेक्ट कर पाया वो शायद सफल हो जाएगा। ये इस यात्रा के संबंध में 2 बातें और कहना चाहूँगा कि हम लोग लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं, हमारी 6वीं यात्रा है। पहले दौर में हमने प्रोफेसर एमएस रॉफ सर को जीवंत करने की लड़ाई लड़ी, एक यात्रा 5 यात्राएं की, और बहुत ही खुशी की बात है, मैं इस मंच से आज एक बार फिर से अपने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आप लोगों को हर वर्ष मनाने के लिए एक अपना दिवस दिया। क्योंकि इसके पहले हम लोग 25 सितंबर मनाते थे, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, तो वो किसका है, FIP का गठन दिवस है, वो हम लोग बड़े धूमधाम मनाते थे। तो उसके बाद हम लोग मनाते थे फार्मेसी वीक, IPA के अनाउंसमेंट पर हम मनाते हैं फार्मेसी वीक। अच्छी बात है, मनाना चाहिए। हम लोग यहाँ तक कि हम लोग साइंस डे भी मनाते थे, पता है मनाते हैं हम लोग साइंस डे, कॉलेज में मनता है ना साइंस डे। आप लोग किनके बर्थडे पे मनता है? आप अभी कह रहे थे मनाते हो, किनके बर्थडे मनाते हो साइंस डे? डॉक्टर CV रमन साहब के बर्थडे पर हम लोग साइंस डे मनाते हैं। कल है, देखिए सर बता रहे कल है, तो सभी मनाते थे। तो हमको ही लगता था, हमने पूछा लोगों से कि सर आप लोग साइंस डे बड़े धूमधाम मनाते हो, तो आपको पता है फादर ऑफ फार्मेसी कौन है? बोले नहीं। तो भी मैंने उनसे